अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नावल कार्प नाइम बाय राबिया खान की ये किस्त नंबर 18 है। ऐसे में हॉस्पिटल की फिजा खासी तनाव का शिकार थी। यासिर के जख्म की पट्टी बदली जा चुकी थी। वह बिस्तर पर ऊंचा होकर बैठा हुआ था। हनीफा उसके मुकाबिल विराजमान थे। एक जानिब दरवाजे के पास साहिर खड़ा था। जार और शेर दरवाजे के बाहर इस्तेदा थे। वो अरमान के घर महफूज हैं। उसने साहिर की बात पर सर हिलाया था, फिर उसे अबरू से इशारा किया तो वो समझकर दरवाज़ा खोलता बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसके सामने बैठे हनीफा ने फिक्रमंदी से सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बच्ची की मदद कैसे करूं इस सब में। मैं इतना बेबस तो कभी नहीं था यासिर। वो उन्हें चंद पल देखता रहा था, फिर मोबाइल निगाहों के सामने किया। वाजिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 घंटे गुजर चुके थे। हसन मुस्तफ़ा अब अपनी किसी कंपनी का इफ्तिताह करके जमे गफ़ीर से बाहर निकल रहे थे। उनके साथ इन्वेस्टर्स और सियासतदानों का एक रेला था। उसने निगाहें उठाकर सामने विराजमान हनीफा को देखा और फिर वॉल्यूम फुल कर दिया। हनीफा उस आवाज़ पर बुरी तरह चौंके। उन्होंने अपना मोबाइल भी निगाहों के सामने किया था। दरवाजे के बाहर इस्तीदा उन तीनों ने भी अपने अपने स्मार्टफोन निगाहों के सामने किए थे। आप वाजिद हसन और सलीना मज़र के मतलब क्या बयान देना चाहेंगे सर? एक बाप होने के नाते आप वाजिद साहब के फैसले को कैसे देखते हैं? एक रिपोर्टर ने सवाल किया था। वो ठहर कर सुकून से पलटे थे। मैं इस रिश्ते से मुकम्मल दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मैं सलीना जैसी बुरी शोहरत रखने वाली लड़की को हसन ख़ानदान की बहू तस्लीम करने पर कभी राज़ी नहीं हो सकता। हनीफा को अपनी कनपटियां सुलगती हुई महसूस हो रही थीं। उन्हें लगा जैसे वो दबाव से फटने के करीब हैं। उसने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। उसे उनकी हालत गैर होती महसूस हुई थी। जिस लड़की के असल बाप का इल्म नहीं होगा वो लड़की कैसी होगी आप सब बखूबी जानते हैं। कोई उसके असल बाप को नहीं जानता। कोई उसके जायज़ या नाजायज़ होने से वाकफियत नहीं रखता। मैं ऐसी शेडी लड़की को पहले भी और आज भी अपनी बहू तस्लीम करने से इनकार करता हूँ। वाज़े तौर पर, वाज़े अल्फाज में। यकदम ही रिपोर्टर्स में ऐसे बयानिए पर बिजली सी दौड़ गई थी। मामला मजीद मिसालेदार और दिलचस्प होता जा रहा था। हनीफा को लगा उनके हाथों से सब कुछ फिसलता जा रहा है। उनकी आंखें हसन की बात पर सुर्ख हुई थीं। मोबाइल यकलख्त ही उनके हाथ से फिसल कर नीचे जा गिरा था। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। क्या आप वाकई सलीना मज़र के बाप की हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं? और उस पहर हसन मुस्तफ़ा ने कैमरे की जानिब देकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा था, बिल्कुल। अगर उसका कोई बाप मौजूद है तो वो हमें आकर अपने वजूद से मुतला करे, और अगर सेलिना का बाप मर चुका है तो वो हमें उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उसका बाप अगर इस हकीकत से पर्दा उठाना चाहता तो कई बरस पहले उठा चुका होता। दर हकीकत वो सेलिना के अपने औलाद होने पर यकीनन पशेमान होगा। जब उसका अपना बाप उसे तस्लीम करने के लिए राजी नहीं है तो मैं कैसे उसे अपनी बहू तस्लीम कर सकता हूँ भला। और उसी के साथ वो तेज़ी से आगे बढ़ गया था। बहुत सख्त बातें कही थी उस बूढ़े मकरू इंसान ने। यासिर ने बेतासुर चेहरे के साथ मोबाइल बंद करके साइड टेबल पर डाल दिया था। हनीफा के रुखसार पर उसने कई आंसुओं को गिरते हुए देखा था। हसन मुस्तफ़ा जानता है कि आप सेलिना के बाप हैं, नहीं? उसने ठहर कर सवाल किया था। हनीफा के हलक से बहुत सी गिरहें निगल कर चेहरा उठाया। उनका चेहरा इस कदर घायल था कि हद नहीं। वो दोस्त था मेरा। यहाँ यासिर सर्द सा मुस्कुराया था। ऐसे घायल सिर्फ दोस्त ही कर सकते हैं। दुश्मनों को आपके असल जख्मों तक रसाई नहीं हुआ करती। वो और मैं शगुफ्ता को पसंद करते थे। फिर शगुफ्ता ने मुझसे शादी कर ली और वो मेरा दुश्मन बन गया। इसलिए उसने सेलिना को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं किया, क्योंकि क्योंकि वो मेरी बेटी थी। सफ़ेद चेहरे के साथ कहा तो उसने हैरान हुए बगैर समझकर सर हिलाया था। अगले ही पल हनीफा उठ खड़ी हुई। उन्हें लगा वो मज़ीद सांस नहीं ले सकते। अभी उनका हाथ दरवाजे के हैंडल तक गया ही था कि यासिर की सर्द सी खामोश आवाज़ पर ठहर गया। उसने कहा कि वो अपनी बेटी को तस्लीम करने की हिम्मत खुद में नहीं रखता, लेकिन जिस हनीफा को मैं जानता हूँ वो ऐसी हिम्मत रखता है। उन्होंने बिल्कुल आहिस्तगी से गर्दन उसकी जानिब फेरी थी। अस्पताल की खिड़की पर यकदम ही बारिश की मोटी मोटी बूंदें बरसने लगीं। वो दोनों बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। जिस हनीफा को मैं जानता हूँ वो ऐसी हिम्मत रखता है। ठहर ठहर कर अल्फाज अदा किए। वो बिना पलकें झपकाए उसे तक रहे थे।
और फिर वो एकदम ही दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब बढ़ गए थे। साथ ही उन तीनों को भी आवाज़ें दी। वो तीनों हड़बड़ाकर उनके साथ बाहर भागे थे। हनीफा का चेहरा अटल था, सर्द सा अटल। उसने पीछे कनपट्टी को उंगली से सहलाया। सर में दर्द सा होने लगा था। शीशे पर मोटी मोटी बूंदें अब तक बरस रही थीं। एजेंसी पहुंचकर उन्होंने तेज़ी से हदायत दी। कैमरे, मीडिया, फ्लैश लाइट्स, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो रहे थे। सलमान ने उन्हें एक नज़र देखा, फिर कोहनी से थामकर उन्हें अपनी जानिब घुमाया। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? वो फिक्रमंद थे। हनीफा ने सफ़ेद चेहरे के साथ उनसे अपनी कोहनी छुड़ाई और फिर सर हिलाया। वो फैसला कर चुके थे। उसी पल यासिर ने अरमान को फ़ोन मिलाया। वो अब तक खिड़की पर बरसती बूंदों को देख रहा था। अरमान ने फ़ोन उठा लिया। दूसरी जानिब वो सब भी मुस्तफ़ा की मीडिया से गुफ्तगू सुन चुके थे। ग्लैमर एजेंसी का चैनल लगाओ, चीफ हनीफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि वो कहे बगैर चैनल तब्दील कर गया था। लाउंज में विराजमान गुनग अफराद ने चौंकर स्क्रीन की जानिब देखा। डाइस के पीछे चीफ हनीफा खड़े थे। अब वो माइक्स की कतार के करीब अपना चेहरा किए कुछ कह रहे थे। मैं हूँ चीफ हनीफा मजहर, ग्लैमर एजेंसी के सिक्योरिटी सिस्टम का डायरेक्टर चीफ, सेलिना मजहर का बाप हनीफा मजहर। और अरमान के लाउंज में यकदम कुछ छन्नाके से टूटा था। सब्ज़ाज़ार पर यकदम ही बादलों से गरजदार आवाज़ उभरी थी। यासिर ने फ़ोन कान से नीचे कर लिया। उसने जो सेलिना को दिखाना था वो दिखा दिया था। हनीफा अब डाइस पर सफ़ेद रिपोर्ट्स रख रहे थे। ये डीएनए रिपोर्ट्स हैं, लीगल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की सील शुदा रिपोर्ट्स। सेलिना और मेरा डीएनए 100% हम आहंग है। मैं तमाम तर सबूतों और गवाहान के साथ तस्लीम करता हूँ कि सेलिना मेरी जायज़ बेटी है। मैंने उसकी माँ से निकाह किया था। उसकी ज़ात पर तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ हैं। वो अब डाइस पर निकाहनामे के कागजात रख रहे थे। रिपोर्टर्स में हलचल सी मच गई थी। सेलिना अब हर टीवी चैनल पर ज़ेरे बहस थी। सरदार, अरमान और सायरा तीनों उसकी जानिब देख रहे थे, जिसका चेहरा किसी मुर्दा चेहरे जैसा लग रहा था। उसने हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया, उस पर एक नंबर मिलाया, फिर उसी मकान की अंदाज में फ़ोन कान से लगाया। ये आदमी क्या कह रहा है माँ? उसने ठहरी हुई आवाज़ में बस एक दफ़ा पूछा था। वो सच कह रहा है बेटा। शगुफ्ता शायद दूसरी जानिब रो रही थी। उसका फ़ोन वाला हाथ बेदम सा गोद में आ गिरा था। बारिश अब तक तड़ातड़ बरस रही थी। फिर वो उठी। लाउंज में मौत के से सन्नाटे जैसी खामोशी थी। उसने अपने कदम दाखिली दरवाजे से बाहर की जानिब बढ़ाए थे। बाहर एक खौफनाक सी गरज उभरी थी। लगता था आसमान गिर पड़ेगा। चीफ हनीफा अब तक चेहरा उठाए गुलाबी आंखों से अटल लहजे में कहते जा रहे थे। फिर सायरा यकदम उठकर बाहर की जानिब भागी। वो बाहर नहीं थी, वो कहीं नहीं थी। वो अंदर घबरा कर आई। सेलिना बाहर नहीं है, वो चली गई है। अरमान और दादा जल्दी से उठकर बाहर की जानिब बढ़े थे। बाहर हर जानिब स्याही थी और बारिश इतने ज़ोरों से बरस रही थी गोया सब ले डूबेगी। अरमान ने कार निकाली और अंदर बैठा। साहिर को फ़ोन मिलाया। वो भी सेलिना के लिए बाहर की जानिब भागा था। अस्पताल के 103 कमरे में मौजूद मरीज़ ने अपने हाथ से सुइयां निकाली थीं और फिर वो चादर खुद से हटाता उठ रहा था। किसी ने उसे फ़ोन किया। वो वॉशरूम में शीशे के सामने मौजूद था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के बटन बंद कर रहा था, फिर ऊपरी 2 बटन खुले छोड़ दिए। ब्लूटूथ दबाकर राब्ता जोड़ा। सेलिना कहीं नहीं है, वो किसी को नहीं मिल रही। साहिर की हंगामी सी खबर पर उसने उसे सुकून से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। फिर स्याह कोट पहना, खुद को आईने में देखा। एक और फ़ोन आया। उसने बटन दबाकर राब्ता जोड़ा। अब के अरमान था। वो कलाई में घड़ी बांध रहा था। वो नहीं मिल रही, कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो। यासिर। उसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। उसके लब कमज़ोरी के बायस अब तक सफ़ेद थे। माथे पर एक जानिब पट्टी भी लगी थी। दरवाजे के बाहर कोई मौजूद नहीं था। उसने खामोश कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। उसी पल नर्स ने उसके कमरे का दरवाज़ा धकेला और धक से रह गई। कमरा नंबर 103 का मरीज़ गायब था। वो बाहर को भागी और डॉक्टर को मुतला किया। डॉक्टर भी उसके साथ भागकर उसके कमरे तक आया था। फिर सर पर परेशानी से हाथ फेरा। इस मरीज़ के लिए चलना फिरना ठीक नहीं था, ढूंढो उसे, कहाँ गया है वो? एकदम ही अस्पताल में भगदड़ सी मच गई थी। वो अब बाहर के जीनों से उतर रहा था। एक और कॉल आने लगी तो उसने ब्लूटूथ से राब्ता जोड़ा। मेरी बेटी नहीं मिल रही यासिर, उसे लेकर आओ, उसे ढूंढकर कहीं से भी ला कर दो मुझे। हनीफा रो रहे थे। मैं उसे ला रहा हूँ।
उसने कहा और फिर बटन दबाया। राब्ता कट गया। वो कदम कदम उस तड़ातड़ बरसती बारिश में आगे ही आगे बढ़ रहा था। वो जाने किस समत जा रही थी, जैसे सब धुंधला गया था। आसमान से बरसती बारिश ने उसके सामने हर शय को धुंधला दिया था। वो सोगवार निगाहें लिए चलती रही। आंसू भी बारिश के साथ बहते जा रहे थे। बस फर्क ये था कि आसमान से बरसती उस बौछार का पानी यख था, जबकि उसकी आंखों से बहता खामोश स्याल गर्म, इतना गर्म कि उसे अंदर तक झुलसा गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो कितनी देर से उस बरसती बारिश में चल रही है। उसे कुछ याद नहीं था, बस समात में हनीफा का एक दिल दहला देने वाला इंकशाफ गूंज रहा था। एक जगह ठहरकर वो घुटनों के बल बैठी, दोनों हाथों को सड़क पर रखा। आंसू थे कि गिरते ही जा रहे थे। उसे तकलीफ से सांस नहीं आ रहा था। हिचकियां बुलंद होने लगीं। लोग अपने अपने घरों को भाग रहे थे। स्ट्रीट बल्ब जल बुझ रहे थे। कोई उसकी जाने मुतवज्जे नहीं था। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना चाहिए। उसका तो कोई घर ही नहीं था। उसकी ज़ात उस बारिश तले बहती जा रही थी। फिर वो हिम्मत करके उठी, लरसते कदमों से आगे बढ़ने लगी। यकायक उसकी आंखें पथरा गई थीं। स्ट्रीट बल्ब जल उठा। वो छाड़ बहुत तेज थी। दूसरी जानिब का हर मंजर धुंधला रही थी, लेकिन कुछ था जिसे वो हर धुंधले मंजर में पहचान लिया करती थी। बरसती बौछार के पार वो खड़ा था, बारिश में बुरी तरह भीगता हुआ, एक गार्ड जो जख्मी था, जिसके जख्म में तकलीफ सी उठ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर ठहर गए थे, बिल्कुल साकत। फिर से कोट पहने गार्ड उसकी जानिब बढ़ा था। वो नहीं हिली, उसमें हिम्मत नहीं थी। वो आगे बढ़ रहा था। बारिश की आवाज़ पर उसके कदमों की चाप भारी होने लगी। वो नहीं हिली, अपनी जगह जम गई थी। गार्ड उसके ऐन सामने आ रुका था, उसका हैंडसम गार्ड। तुम जानते थे? वो हल्का सा बोली, आवाज़ में जख्म सा उभरा। फिर उसने उसके सीने पर बेतहाशा बंद मुट्ठियों से मारा। वो रो रही थी, बुरी तरह टूट रही थी, उसे मार रही थी, उस पर चिल्ला रही थी। तुम जानते थे, तुम हमेशा से जानते थे, तुम जानते थे। बंद मुट्ठियां उसके सीने पर पूरी कुव्वत से मारती हुई वो बिलबिला रही थी। आसमान गरजा, बौछार में तेजी आ गई। गार्ड रद्द अमल दिए बगैर बस उसे देख रहा था। वो उसकी पूरी कुव्वत से मारने पर जरा सा लड़खड़ाया भी था। वो आगे बढ़कर उसे बेतहाशा मारती जा रही थी। तुम जानते थे, तुमने मुझसे छुपाया था, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमने मुझे अंधेरे में रखा। मैं बिलखती रही बाबा के लिए और तुमने मेरा मजाक उड़ाया। तुमने मेरी बिखरी जात का मजाक बनाया यासिर। वो उस पर चिल्लाई थी। मारते मारते उसकी कलाइयाँ दुखने लगी थीं। उसकी मजामियत हल्की हो गई, हिचकियाँ बुलंद हो गईं। अब वो उसके सीने पर सर टिकाए रो रही थी। वो दोनों हाथ पहलुओं में गिराए चुपचाप खड़ा रहा था। क्यों आए हो तुम मेरा मजाक बनाने, मेरी जिल्लत का तमाशा देखने, मुझे रुस्वा करने? क्यों आए? वो अब भी उसके सीने से पेशानी टिकाए रोती जा रही थी। वो चुप रहा, गले में गिल्टी सी उभरी। आसमान से बारिश बरसती रही, हर जानिब जल थल सा हो रहा था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, इतनी नफरत करती हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। तुमसे, चीफ हनीफा से, अपनी माँ से, एजेंसी से, एक्ट्रेस होने से, वाजिद से, इस दुनिया से, सबसे। आवाज़ अब हल्की हो गई थी, हिचकियाँ सिमट गई थीं। वो उसके सीने पर अब बिल्कुल खामोशी से सर टिकाए हुए थी। फिर सर उठाकर उसे देखा। यासिर ने उसे गर्दन झुकाकर देखा था। सब कहते हैं तुमसे दूर हो जाऊं, और एक मैं हूं कि मुझे तुमसे हर दफा मोहब्बत हो जाती है। मैं क्या करूं? आंखें बेहद गीली थीं, आवाज़ रुंधी हुई थी। वो उसे नरमी से देखता रहा। बाबा के लिए सारी जिंदगी तड़पती रही मैं, वो आ जाए और अपना रिश्ता मुझसे जोड़ लिया। मैं ही क्यों हमेशा मोहब्बतों के लिए तरसूं? मैंने क्या गुनाह किए गार्ड? मैं जिनसे मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे जवाबन उतनी मोहब्बत क्यों नहीं करते? क्या मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ? यासिर ने उसे जवाब नहीं दिया। वो उससे दूर हो गई थी। फिर उसे तनफुर से देखा और पलट गई। चले जाओ, तुम्हारी माँ मुझे फिर से कहेंगी कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंच गया है। लेकिन वो उसके पीछे बढ़ रहा था। अब वो उस बरसती बारिश में कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था। मैं चीफ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आंसू फिर से जमा होने लगे थे। वो उसके साथ साथ चलता रहा। मैंने भी अपने बाबा को कई सालों तक माफ नहीं किया था। फिर एक दिन वो मर गए। आसमान से कुछ टूटकर पूरी कुव्वत से जमीन पर आ गिरा था। वो ठहर गई थी।
उसे चेहरा फेर कर देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख हलकोरे ले रहा था। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बाबा भी मर जाएं? नहीं, उसने तड़प कर उसे रोका था। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो उन्हें माफ़ कर दो। वो बहुत सालों से अजियत में है। उनकी अजियत तुम्हारी तकलीफ से कहीं ज़्यादा थी। उन्हें माफ़ कर दो, मैं उनकी अजियत का गवाह हूँ। वो उसे बिल्कुल चुपचाप देखती रही। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मैं भूख की शिद्दत से बिलख बिलख कर बड़ी हुई हूँ। उसकी आवाज़ कांपी थी, रगों में जलन सी उभरी। उन्हें माफ़ कर दो, वो अपनी सज़ा काट चुके हैं। और वो उसे देखती रही यहाँ तक कि वो झाड़ थम गई। फिर उसने महसूस किया कि यासिर ने उसे कलाई से थामकर अपने साथ आगे बढ़ाया है। वो अब उसके लिए आगे बढ़ रहा है और वो हमेशा की तरह किसी अनदेखी कुव्वत के तहत बढ़ती जा रही है। वो अब उसे निचले फ्लोर के खुफिया दरवाजे से अंदर लिए दाखिल हो रहा था। वहाँ चीफ हनीफा, चीफ सुलेमान, साहिर, शेर और जार मौजूद थे। साथ ही परेशान सरमान भी खड़ा था। उसने उसे कलाई से पकड़कर हनीफा की जानिब धकेला। उसने कहा था वो उसे ले आएगा और वो उसे ले आया था। ये रही आपकी अमानत चीफ। उसकी आवाज़ पीछे से उभरी थी। सेलिना और हनीफा एक दूसरे को तकते रहे। वो दोनों एक जैसे थे, नर्म, मासूम, एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले। और फिर हील्स के साथ वो उन सफ़ेद टाइल्स पर भागकर हनीफा की जानिब बढ़ी थी। वो रो रही थी, वो उनसे आ लगी थी। सलमान ने सुकून का सांस खारिज करके शुक्रगुजारी से छत की जानिब देखा था। अरमान ने सुकून से आंखें बंद करके खोली थीं। पीछे वो अब तक नरमी से उन दोनों को देख रहा था। उसे यकदम ही बाबा की वो गर्म सी आगोश याद आई थी। हनीफा अब सलीना का माथा उसके रुखसार चूम रहे थे। वो दोनों बेतहाशा रो रहे थे। उसने रुख मोड़ लिया, साथ साहिर को भी इशारा किया। वो उसके साथ बाहर निकल आया था। वाजिद हसन कहाँ है? अपने घर। उसने सर हिलाया और आगे बढ़ाया। चेहरा पत्थर की मानित सख्त था और आंखों में काट सी थी। उसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। कहाँ जा रहे हो? साहिर ने पूछा। कुछ हिसाब निकलते हैं उसकी जानिब। और कार की जानिब बढ़ गया। आज वाजिद की मौत थी उसके हाथों। जख्मी गार्ड्स को कभी नहीं उकसाना चाहिए। उनके ताकतवर बाजू जबड़े से दांत अलग कर देते हैं और वो वाक़ियतन आज उसके दांत तोड़कर जबड़े से अलहदा करने वाला था। वाजिद अपने पिए को हदायत देता हशाश बशाश सा राहदारी अबूर कर रहा था। फिर चक्करदार जीनों पर कदम धरता ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। वो कुछ लम्हात पहले ही घर आया था। जीने चढ़ते उसने लम्हे भर को ठहर कर कुछ महसूस किया। उसका बेटा अजलान उसके ऊपर की जानिब बढ़ते कदम अपनी ही जगह साकत हो गए थे। सकीना, अजलान कहाँ है? सकीना जो लाउंज में मौजूद फर्नीचर की तब्दीली देख रही थी, चौंक सी गई। फिर उसकी जानिब चली आई। आंखों में गहरी नासमझी भी थी। मारिया मैडम ले गई हैं अजलान बाबा को, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो आपको बता चुकी हैं। उसने कोफ से आंखें बंद की थीं। फिर बेजारियत से हाथ झुलाकर उसे जाने का इशारा किया तो वो मुअद्दब सी पलट गई। उसने मोबाइल निगाहों के सामने किया और फिर किसी का नंबर मिलाता ऊपर बढ़ने लगा। बशार सा तासुर अब के सिमट गया था। उसे गुस्सा आ रहा था। स्टडी तक आकर उसने सूटकेस एक जानिब सोफे पर फेंका और बालों में बेचैनी से उंगलियां चलाता वहीं इस्तीदा रहा। फिर मोबाइल कान से हटाकर उसे भी सोफे पर पटका। मारिया यकीनन उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। उससे अब मारिया से बात करनी भी नहीं थी। वो अब सीधा अपने वकील से बात करने वाला था। उसे अपना बेटा किसी भी सूरत वापस चाहिए था। कुछ पल बाद वो फ्रेश होकर स्टडी के दरमियानी टेबल की जानिब चलाया था। उसने मोबाइल उठाकर देखा, सेलिना की एक भी कॉल मौजूद नहीं थी। उसे हैरत हुई। अब तक तो उसे कोई ना कोई जारहाना से रद्द-ए-अमल दे देना चाहिए था, लेकिन वो अजीब तरह से खामोश थी। उससे अब उसकी खामोशी चुभ रही थी। उसी पल कोई फर्नीचर की तब्दीली के साथ ही उसके घर में दाखिल हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पूछगिछ के लिए रोका तो जाने उसने क्या कहकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर वो बिना तासुर के चेहरा लिए आगे बढ़ता गया। मसरूफ से मुलाजमीन में से किसी एक को रोककर उसके बारे में पूछा। सिक्योरिटी के बाद किसी ने भी उसे पूछगिछ नहीं की थी। मुलाजमीन कामों में खासे मसरूफ थे। कोई भी उसकी जाने मुतवज्जे नहीं था। वो आगे बढ़ाया, फिर बिना रुके जीने चढ़ता गया। लब अब तक सफ़ेद थे। माथे पर मौजूद पट्टी जाने कहाँ बह गई थी। उसके अबरू के पास अब एक छोटा सा कट नजर आ रहा था। वो ऊपर चढ़ने लगा। फिर उसने स्टडी का दरवाज़ा धकेला और अंदर चलाया। वाजिद ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर महज सर उठाकर देखा था, लेकिन फिर वो सर नहीं झुका सका। वो उसे उस समय यहाँ देखने की तवक्को नहीं कर रहा था।
यासिर आगे बढ़ाया, आस पास निगाह घुमाई। एक गोल सी लंबी बास्केट में हॉकी स्टिक्स रखी थीं। उसने हाथ बढ़ाकर एक स्टिक उठाई और फिर एक नज़र साकत हुए वाजिद पर डाली। तुम अंदर कैसे आए? उसने जवाब नहीं दिया। आगे बढ़कर स्टिक पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पर मारी थी। कमरा इंसानी चीख से गूंज उठा। वो कुर्सी से लुढ़क कर बुरी तरह ज़मीन पर जा गिरा था। वो उन्हीं खामोश नकूश के साथ अब उसे गिरेबान से घसीट कर सीधा कर रहा था। फिर स्टिक एक जानिब फेंक दी और उसे पूरी कुव्वत से जबड़े पर सख्त सा मुक्का मारा। पंच इतना हौलनाक था कि वाजिद को अपनी रूह परवाज होती महसूस हुई। उसका मुंह खून से भर गया था। वो उठा और उसे भी अपने साथ उठाया। वाजिद लड़खड़ा रहा था। उसने उसे अगले ही पल दीवार में दे मारा था। वाजिद दीवार से टकराकर जमीन पर आ गिरा था। यासिर भी झुका। उसका जख्म खुल गया था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट पर खून उभरने लगा। उसने जख्म पर हाथ रखा। रगों में सुइयां चुभने लगीं, जैसे तकलीफ होने लगी थी। वाजिद अब गिरा रहा था। उसकी शक्ल बिगड़ चुकी थी और हालत गैर हो रही थी। वो सीधा हुआ और फिर उसे गिरेबान से जकड़ा। उसकी आंखों में अपनी सुरमई स्पाट आंखें गाड़ी। सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगा। वाजिद अब गहरे गहरे सांस लेता उसे बंद होती आंखों के साथ देख रहा था। उस रात एजेंसी में तुम थे या फिर सेलिना पर हमला करने वाला? क्या वो तुम थे? वाजिद की आंखों में नासमझी सी उतरी। यासिर ने उसका फटा होंठ दबाया तो वो बिलबिलाया। बता रहा हूँ, खुदा के लिए बताओ, क्या उन सब के पीछे तुम हो? नहीं, मैं नहीं हूँ, मुझे सिर्फ सेलिना चाहिए। वो एक पल को बिल्कुल ठहर कर उसे देख रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसका अंदाज झूठ बोलने वाला नहीं था। उसने उसे बालों को जकड़ कर चेहरा ऊंचा किया तो वो चीखा। दर्द बेतहाशा होने लगा था। क्या मोहित हसन तुम्हारा भाई है? हाँ, सुतेला भाई है। कैसा ताल्लुक है उसका तुम्हारे साथ? हम दोनों एक दूसरे को शदीद नापसंद करते हैं। उसकी ज़हनी हालत कैसी है? और अब कि वो चौंका था, आंखें पूरी खोल कर उसे देखा। यासिर ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर दीवार से सर लगाया था। उसके मुंह से गर गर की आवाज़ें आने लगीं। जख्मी लब और जबड़े अब के दर्द से फटने के करीब थे। वो साइकेट्रिस्ट है, उसकी ज़हनी हालत ठीक ही होगी। क्या उसे ओसीडी लाहक है? वाजिद के मज़ामत करते हाथ पैर रुक गए थे। यासिर ने उसकी बेसाख्ता साकत होती मज़ामत को बगौर देखा। नहीं, उसे ओसीडी नहीं है। क्या तुम्हारे ख़ानदान में किसी और को ओसीडी लाहक है? नहीं। कुछ देर उसे थोड़ी से जकड़े रहने के बाद वो उसे झटका देता उठ गया था। उसका तो मुंह ही टेढ़ा हो गया था। वो अब दर्द करते मुंह को बमुश्किल जगह पर लाने की कोशिश कर रहा था। ये तो तय था कि वो अगले कई दिनों तक कुछ ढंग से खा नहीं सकेगा। वो जब भी खाएगा उसे यासिर याद आएगा। ये इसलिए था क्योंकि तुमने उसे इस सारी जिल्लत में बगैर उसकी इजाज़त के घसीटा था। आइंदा अगर तुमने अपने गटर जैसे मुंह से उसका नाम लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे सारे दांत प्लास से उखाड़ कर निकालूंगा वाजिद। और तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, क्योंकि मैं ऐसा ही करूंगा। वो पलटने ही लगा था कि ठहर गया। वो मुझसे मोहब्बत करती है, हमेशा से पसंद करती थी वो मुझे, कभी मुझसे पीछे नहीं हट सकती। वो बस गलत फहमी का शिकार है। मुझे मुझे पता है वो मेरे पास लौट कर जरूर आएगी। वाजिद की लड़खड़ाती आवाज़ पर वो ठहरा रहा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, हल्का सा कहा। वाजिद ने चौंक कर चेहरा उठाया था, फिर चुपती आंखों से उसकी पुश्त देखी। अच्छा, फिर किससे मोहब्बत करती है वो? अंदाज मुज़हक़ ख़ीज़ था। वो आहिस्ता से पलटा था, फिर आगे बढ़कर उसके पेट पर ज़ोरदार लात मारी। वो गिराकर ज़मीन पर लौटने लगा। एक जहर आलूद निगाह उस पर डाली और बाहर की जानिब बढ़ गया। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। जीनों से उतरते हुए उसने फ़ोन कान से लगाया। अरमान की फ़िक्रमंद सी आवाज़ उभरी थी। कहाँ हो तुम? ज़ख्मी हो? फ़ौरन वापस आओ। मैं अपने अपार्टमेंट जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबको अपने घर ले आया हूँ। तुम्हें केयर की ज़रूरत है, इसलिए शराफत से यहाँ आ जाओ। अरमान, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। अबे, लेकिन वो उसका फ़ोन रख चुका था। फिर अपनी कार की जानिब बढ़ाया। अरमान के घर का लाउंज उस समय रोशन था। हनीफा और सेलिना एक सोफे पर विराजमान थे। दादा उनके मुकाबिल बैठे थे। सायरा दूसरे सोफे पर बैठी थी और चीफ सलमान दिलचस्पी से सरदार की कोई बात सुन रहे थे। बाबा, वो नहीं आ रहा। अरमान ने आकर यकदम कहा तो सब चौंके। यकबार की गर्दनें उसकी जानिब घूमी। उसने बाबा किसको कहा था? सलमान और उसने यकदम एक दूसरे की जानिब देखा। फिर हनीफा हंस दिए। सवालिया निगाहों का जवाब देने का वक्त आ गया था। ये तो सीनियर चीफ है ना एजेंसी के, ये इस हैंडसम जासूस के वालिद मोहतरम हैं। सेलिना और सायरा का मुंह खुल गया था।
باقی سب اس انکشاف کا سر لیے بغیر براجمان رہے، انہیں اس بات کا علم تھا، یہاں تک کہ سردار کو بھی۔ کیا؟ سائرہ نے سب سے پہلے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی تھی، اس کے متعجب نقوش قابل دید تھے۔ جی ہاں، ایجنسی میں کسی کو نہیں معلوم، ارمان کو اکثر ایجنسی کے کیسز پر کام کرنا پڑتا ہے، ایسے میں اسے سلمان سے بطور ڈیٹیکٹیو بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں کا تعلق واضح کر دیا جائے تو سب سمجھیں گے کہ باپ اپنے بیٹے کو بلا وجہ فیورز دیتا رہتا ہے۔ اس تعلق کو فارمل رکھنے کے لیے ہی ایسا کیا گیا ہے۔ اب ارمان جب بھی ایجنسی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا یعنی چیف حنیفہ کا دور کا جاننے والا ہے۔ ان کے مسکرا کر کہنے پر ارمان ہنس دیا، پھر حنیفہ کے برابر آ بیٹھا، ایک محظوظ سی نگاہ حیران بیٹھی سائرہ پر ڈالی۔ دادا آپ بھی جانتے تھے؟ سیلینا کا حیران سا استفسار ابھرا تو سردار اداسی سے مسکرائے، باری باری حنیفہ اور سلمان پر نگاہ ڈالی۔ یہ دونوں میرے اکلوتے بیٹے کے دوست تھے، میں انہیں کیسے نہیں جان سکتا تھا؟ سیلینا نے مسکرا کر حنیفہ کی جانب دیکھا تھا، اس کی آنکھیں، رخسار اور ناک رونے کے باعث گلابی سے ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کی مسکراہٹ میں آسودگی سی تھی، ایسی آسودگی جو کسی شے کی طویل تلاش کے بعد انسان کو میسر آئی ہو۔ ویسے ایسا کرنے کے لیے بھی مجھے بابا نے ہی کہا تھا، کتنے سنگ دل ہیں یہ، انہی کے مشورے پر میں نے کسی کو ہسپتال کے باہر پروپوز کر دیا اور وہ اب مجھے شریف ماننے پر راضی نہیں ہے۔ ارمان نے کمال معصومیت سے کہا تھا۔ اس بار سب چونکے تھے سوائے سائرہ کے، اس نے بس جذبت ہو کر پہلو بدلا تھا۔ سلمان سیدھے ہو بیٹھے۔ کس کو پروپوز کر دیا تم نے؟ بس کیا ہے کسی کو۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے نا؟ ان کی آواز میں تنبیہ سی تھی۔ اس نے اثر لیا بغیر ڈھیٹوں کی طرح کندھے اچکائے جیسے وہ یہاں مجبور تھا۔ سردار کو اس کی شرارت کا علم تھا، اس لیے مسکراہٹ چھپانے کے لیے انہوں نے چہرہ پورا جھکا لیا تھا۔ ارمان نے ان کے جھکے سر کو دیکھا، لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دبائی، لیکن حنیفہ کی اگلی بات پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یاسر کہاں ہے؟ وہ نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اس لیے میں اپنے اپارٹمنٹ جا رہا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ واقعی اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن سلمان نے جیسے اس کا تجزیہ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ اب یہ لڑکا پاگل ہے بالکل کہہ کر موبائل ہاتھ میں لیے اس کا نمبر ڈائل کرتے لاؤنج سے اٹھ رہے تھے۔ سیلینا کے چہرے پر فکر سی چمکی تھی۔ حنیفہ سے توجہ بھٹکی تو یاسر کا سفید مزمحل سا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ کتنا مارا تھا اس نے اسے، وہ بیمار تھا یار، وہ زخمی تھا۔ اس نے گرا کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا تو سب چونکے۔ کیا ہوا؟ میں نے یاسر کو بہت مارا ہے۔ منمناتی سی آواز سب نے بخوبی سنی تھی۔ حنیفہ اور سردار کے چہروں پر ناسمجھی سی ابھری، جبکہ ارمان نے مسکراہٹ دبا کر کمال مہارت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اسے مارا ہے؟ مطلب کیسے مارا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم اسے مار سکتی ہو، وہ بھی اس جسامت کے ساتھ؟ حنیفہ واقعتاً جاننا چاہتے تھے۔ ارمان کا کہکا بہت بے ساختہ تھا۔ سیلینا نے چہرہ اٹھایا، وہ اپسیٹ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے واقعی مارا ہے بابا۔ اچھا مارا کیوں ہے؟ حنیفہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تو دوسرا سوال کیا۔ اس نے گلابی چہرے کے ساتھ سائرہ کی جانب دیکھا تھا جو نگاہوں میں اسے کچھ بھی نہ کہنے سے باز رہنے کی تنبیہ کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نکلا، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اب پہلو دہی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ جانتا تھا کہ آپ میرے بابا ہیں اور اس نے مجھ سے یہ چھپایا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا، اس لیے میں نے ایسے ری ایکٹ کیا۔ اس کے جواب پر حنیفہ نے ایک ٹھنڈی سی سانس لی تھی۔ اسے ایسا کرنے کے لیے میں نے ہی کہا تھا بیٹا، وہ تو ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں تمہارے اور اپنے تعلق کو تمام لوگوں کے سامنے تسلیم کر لوں۔ ہمارے درمیان اس موضوع پر بہت دفعہ تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے، اس نے یہ سب صرف میرے کہنے پر کیا تھا۔ اور حنیفہ کی بات سن کر اسے پھر سے شرمندگی ہوئی تھی، خود کو شدید کوسا بھی۔ اگر جو وہ اس کی بات ڈھنگ سے سن لیتی تو ایسے کسی واقعے کی نوبت ہرگز نہ آتی۔ اوف سیلینا، تم اتنی بے وقوف کیوں ہو؟ ویسے مجھے شدید اختلاف ہے، آپ کی مار سے اسے کوئی نقصان پہنچا ہوگا۔ ارمان کی جانب سے مسکراتا سا تبصرہ ابھرا تو سردار ہنس دیے، لیکن ان کے چہرے سے یہ عیاں تھا کہ وہ یاسر کے لیے پریشان تھے۔ بالکل بیٹا، کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے۔ اسی پیر سلمان واپس آئے تو سب نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ موبائل سینٹرل ٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھ رہے تھے۔ آ رہے، یکدم ہی سب نے سکون سا سانس لیا، کم از کم وہ کسی کی تو بات مانتا تھا۔ کیسے منایا اسے؟ دادا نے پوچھا۔ بس کہا کہ آ جاؤ، اور وہ مان گیا؟ استفسار اب کے سیلینا کی جانب سے تھا۔ بالکل۔ ہاں، جس انداز سے تم نے کہا ہوگا کہ آ جاؤ، وہ انداز چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا ہوگا کہ اگر تم نہ آئے تو تم جانتے ہو کہ پھر سلمان تمہارا کیا حال کرے گا۔ حنیفہ کی جانب سے وضاحتی جملہ ابھرا تو سب ہنس دیے۔ سلمان ہلکا سا مسکرائے تھے۔
चलो हनीफा, मेरी कोई बेटी नहीं है और जब तक इस शगुफे की शादी नहीं होती इस घर में कोई लड़की भी नहीं आनी। अब कम से कम तुम्हारे घर की रौनक हमारे बरामदे में भी पड़ती रहेगी। वो नरमी से मुस्कुराए तो सेलिना चौंकी। बिल्कुल, यह आपकी भी बेटी है। तुम्हारे साथ मैंने भी इसकी कमी महसूस की है। तुम मानो या ना मानो, सेलिना मेरी बेटी है। सब उनकी बात पर हंस दिए थे। हनीफा ने उसके चेहरे पर उभरे सवालिया से तासुरात देखे तो गहरा सांस लिया। हम दोनों दोस्त एक दीवार पर रहते हैं। बच्चे, ये साथ वाला जो बंगला है ये हमारा घर है। हनीफा ने उसे मेहरबान लहजे में बताया तो वो चंद पल भीगी आंखों से उन्हें देखती रही। घर, उसका अपना घर, जिसमें महज मोहब्बत और अपनायत उसका इंतजार कर रही थी। ये साथ वाला बंगला अंकल? सायरा ने पूछा तो उन्होंने सर हिलाया। अरमान की निगाह बेसाख्ता ही उसकी जानिब उठी थी। फिर कुछ समझकर वो जैसे हल्का सा मुस्कुराया। कुछ पल बाद वो जाने के लिए उठी तो सबने उसकी जानिब देखा। सॉरी, लेकिन मुझे अब घर जाना चाहिए। मैं काम अधूरा छोड़कर आई थी और अब रात भी खासी हो चुकी है। उसने इजाज़त लेने के अंदाज में कहा तो सलमान बोल उठे। बेटे, ऐसे रात में अकेले कैसे जाओगी? अरमान, इन्हें घर छोड़कर आओ, पहली हालात ठीक नहीं चल रहे। अरमान मुअद्दब सा उठ खड़ा हुआ, साथ ही जीन्स की जेब से चाबी निकाली। सेलिना उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई थी, फिर उसे ज़ोर से गले लगाया। सायरा की आंखें भीगी हुई थीं। इतने दिनों बाद तुम्हें खुश देख है। उफ, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? उसने अलहदा होकर आंखें रगड़ी तो वो हंसती। कल घर आना सायरा, मैं तुमसे अपनी हर खुशी शेयर करना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराकर नम आंखों से सर हिलाया था। तुम्हें सीधा करना है कल? कितनी परेशान हुई थी मैं तुम्हारे लिए। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया है। पागल लड़की, कल आऊँगी। अंकल से भी मेरा प्रॉपर तारुफ करवाना है। उनकी बेटी की इकलौती दोस्त हूँ मैं। उन्हें मेरे मुतल्लिक मालूम होना चाहिए। सेलिना ने मुस्कुराकर तेजी से सर हिलाया था। मैं भी इनके साथ अपनी हर खुशी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ भी शेयर करने पर राजी नहीं है। पीछे से अरमान की हाँख उभरी तो वो दोनों उसकी जानिब पलटी। सेलिना ने उन दोनों को बारी बारी देखा, फिर उसे यूं ही एक शख्स सा गुजरा। बगौर अरमान का चेहरा देखा। कहीं हॉस्पिटल के बाहर आपने तो इसे प्रपोज नहीं किया था? वाह, कितनी समझदार हैं आप। ऐसे ही सब कहते रहते हैं कि आप में अकल नहीं। अरमान, आप चुप रहें। सायरा ने उसे खूनख्वार निगाहों से घूर कर तंबीह की थी। आह, काश कि वो डर जाता। इसे छोड़े, आप मुझे बताएं। सेलिना जल्दी से उसकी जानिब पलटी थी। बताना क्या है? मैं आपकी दोस्त को पसंद करता हूँ, इनसे शादी करना चाहता हूँ, बस। बस? सायरा को उसके बस पर शदीद हैरत हुई थी। क्या कुछ और कहने की भी इजाज़त है मुझे? शरारत से कहा तो सेलिना को हंसी आ गई। सायरा का चेहरा देखकर फिलहाल किसी को भी हंसी आ सकती थी। मैं जा रही हूँ। वो तेज़ी से पलटी तो अरमान को उसके पीछे भागना ही पड़ा। सेलिना उन दोनों को मुस्कुराकर देख रही थी, फिर सर झटक कर अंदर चली आई। वो अब कार का दरवाज़ा अपने पीछे तकरीबन दहाड़ से बंद करके अंदर बैठी थी। उसके साथ बैठे अरमान ने डर कर उसे देखा। इतना गुस्सा? आप चुप रहे, ये क्या तरीका है? आपको तरीके से मसला है? अगर मैं इस तरीके से मसला है तो मैं इसे तब्दील कर सकता हूँ। मुझे आपके तरीके और मुतालबे दोनों से मसला है। मुतालबे से क्यों? आंखों में ढेरों मासूमियत लिए कहा तो वो उसे देख कर रह गई। आप और सेलिना एक दीवार के फासले पर रहेंगी, क्या ये हर पक्की सहेली का ख्वाब नहीं होता? वो चुप सी होकर उसे देखने लगी। वो अब कार स्टार्ट कर रहा था, फिर कॉलोनी की सड़क पार करने के बाद उसे देखा। वो उसे खामोश लग रही थी। वो पहली दफ़ा संजीदा हुआ। क्या आपको मेरा ऐसे प्रपोज करना वाकई बुरा लगे? वो खिड़की से बाहर देखती रही, फिर उसकी जानिब चेहरा फेर कर देखा। वो अब चेहरे पर नरमी भरी संजीदगी लिए ड्राइव कर रहा था। आई एम सॉरी, आहिस्ता से कहा। वो उसे देखती रही। मुझे नहीं पता था आप गैर आरामदेह हो रही हैं। मैं मजाक समझकर आपको तंग करता रहा। आपकी वो बिल्कुल नरमी से हल्की आवाज़ में कह रहा था। लहजे में शर्मिंदगी थी। कान भी हल्के से सुर्ख महसूस हो रहे थे। वो इस सारे अरसे में पहली दफ़ा उदासी से मुस्कुराई थी। जो ही अरमान ने उसकी जानिब चेहरा फेरा तो चुप हुआ। मैं आपको आइंदा तंग नहीं करूँगा। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती अरमान, उसने कहा तो वो चौंका। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? कार में खामोशी सी छा गई। वो अब सामने देख रही थी। घर आने तक उसने कोई बात नहीं की, ना ही अरमान ने उससे बात करने की कोशिश की। घर के बाहर कार रुकी। वो अगला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, फिर खिड़की पर झुकी और हल्का सा मुस्कुराई। क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे? वो हैरान हुआ था। मुझे आपको कुछ दिखाना है, बल्कि किसी से मिलवाना है। वो कार का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल आया था, फिर उसके साथ ही घर का कथई गेट पार किया। छोटा सा तराशीदा बागीता निगाहों के सामने आया। घर छोटा लेकिन संवरा हुआ था। वो आस पास देखता उसके पीछे अंदर की जानिब बढ़ रहा था। दरमियानी लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। सायरा ने बत्तियां रोशन करने का तकल्लुफ भी नहीं किया था।
वो आगे बढ़कर अब राहदारी में मौजूद एक कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी। अरमान उससे चंद कदम पीछे ही ठहर गया था। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खोला जा चुका था। अंदर से दवाओं, मरीज और ड्रिप्स की नागवार बू चंद कदम के फासले तक आ रही थी। वो आगे बढ़ाया। उसके कदम भारी थे, हलक खुश्क था, कमरा कुशादा था। दरमियान में एक स्पेशल बेड रखा हुआ था और आसपास मशीनें और दवाओं का हुजूम था। उन सब के दरमियान में वो ढांचे नुमा वजूद मौजूद था। वो वजूद साकत था। ऑक्सीजन मास्क और हाथ में नालियां लगी थीं। उसने सायरा की जानिब देखा। वह मुस्कुरा कर सिस्टर से कुछ पूछ रही थी। अगले ही पल वो बाहर की जानिब बढ़ी तो सायरा उसकी जानिब पलटी। वो अब तक साकत सा दरवाजे में ही स्थित था। ये मेरी माँ है, सोफिया। पिछले 7 सालों से कोमा में है। फिर उस खातून की जानिब देखा। उनके बाल सफ़ेद लेकिन घने और लंबे थे। लिबास साफ सुथरा था और उन्हें भरपूर देखभाल में रखा गया था। आंखें बंद थीं और चेहरा हद दर्दा जर्द था। सायरा झुककर उनका सुइयों से आज़ाद हाथ छू रही थी। मामा, कोई मिलने आया आपसे। अरमान नाम है इनका। वो हिचकिचा कर आगे बढ़ाया था, फिर हल्का सा सर झुकाकर सलाम किया। मैं मामा से हर रोज़ बातें करती हूँ, लेकिन वो मेरी बातों का जवाब नहीं दिया करती। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से घंटों बातें की हैं जो आपको जवाब न दे? उसकी आंखें गुलाबी हुई थीं। कहते कहते गला भी रुंध गया था। वो दुख से उसकी जानिब देख रहा था। मामा जवाब नहीं देती। मैं उनके बगैर इजाज़त कैसे शादी कर सकती हूँ भला? क्या आप अपने बाबा की इजाज़त के बगैर शादी कर सकते हैं? ठहर कर पूछा तो वो उसे देखता रहा। मैं मामा को छोड़कर शादी नहीं कर सकती। मुझ पर मामा की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इसलिए दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि इनकी महंगी दवाइयाँ और तमाम ज़रूरियात का ख्याल अच्छे से रख सकूँ। अब ऐसी बेटी की अगर शादी हो जाएगी तो मामा को कौन देखेगा? वो उसकी पुश्त को देखे गया। यही जवाब था उसके रिश्ते का। सायरा ने आंखों से गिरे 2 आंसुओं को हाथ की पुश्त से रगड़ा था। कुछ पल बाद उसने पलट कर देखा तो वो जा चुका था। वो तलखी से मुस्कुराई थी। पिछले हर मर्द का ज़र्फ भी बस इतना ही था। सब उसकी जिम्मेदारियां देकर पीछे हट जाया करते थे। वो भी हट गया होगा यकीनन। उसने माँ का हाथ सहलाया और फिर उसे रुखसार से लगाए बैठी रही। 7 साल पहले यूं ही माँ को शदीद लकवा लाहक हुआ और उसी के साथ वो बिस्तर से यूं आ लगी थी। उनका दिमाग और जिस्म मफलूज हो गया था। वो जिंदा थीं लेकिन कोमा की सी हालत में। बकौल डॉक्टर्स थे वो न जिंदा में थीं और न मुर्दा में। उसकी चलती फिरती माँ ऐसे बिस्तर से आ लगी तो उसे लगा उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। सेलिना की मौजूदगी के बायस वो कुछ हद तक संभली थी और फिर उसने आने वाले सालों में ख़ुद को संभाल ही लिया था। उसे माँ के लिए काम करना था, बग़ैर थके, बग़ैर रुके। वो अरमान के घर चला आया था। सब लाउंज में ही विराजमान थे। उसे देखा तो बेसाख्ता ही उठ खड़े हुए। हाथ की जल्द फटी हुई थी, लिबास फीका हुआ था, बाल माथे पर बिखरे थे, आस्तीनें उसने पीछे की जाने मोड़ रखी थीं और गोट हाथ में लिया हुआ था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट पर जख्म खुलने के बायस बहुत सा खून लगा था। हनीफा और सलमान दोनों भी इख्तियार होकर उसकी जानिब बढ़े थे। वो आगे नहीं बढ़ सका। दादा अभी उठकर आगे बढ़े थे। यासिर, ये सब तुम्हारा जख्म? सलमान की फिक्रमंद सी आवाज़ पर उसने सर हिलाया था। उसकी आंखें तकलीफ के बायस गुलाबी हो रही थीं। जख्म की पट्टी ख़राब हो गई है, मैं ठीक कर लेता हूँ अभी। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। कहाँ गए थे तुम? हनीफा ने पूछा था। एक ज़रूरी काम था, उसी संजीदगी से कहा। वो दोनों बेहद परेशान हुए थे। ऐसी हालत में क्या ज़रूरी काम आन पड़ा था? और अगर काम था भी तो क्या वो किसी और वक्त नहीं किया जा सकता था? सलमान की डांट पर वो सर झुका कर रह गया था। बस फिर उन्हें सर हिलाकर धीरज रखने का इशारा किया और आगे बढ़ाया। उसके कदमों में हल्की सी लर्जिश थी। सेलिना को एक निगाह देखे बगैर ही वो अरमान के कमरे की जानिब बढ़ गया था। पीछे वो तीनों फिक्रमंदी से एक दूसरे को देख कर रह गए थे। क्या हमें डॉक्टर को बुलाना नहीं चाहिए? सरदार की बेचैन सी आवाज़ उभरी थी। उन दोनों ने सर हिलाया था। वो नहीं मानेगा। उसने कहा है वो पट्टी खुद करेगा तो वो खुद ही करेगा। सर आप सो जाएं, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। सलमान के कहने पर उन्होंने एक मुस्तरिब सी निगाह उसके कमरे पर डाली और फिर सर हिलाकर अपने आर्जी कमरे की जानिब बढ़ गए। वो दोनों फिक्रमंदी से सेलिना की जानिब देख रहे थे। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, वो मेरी वजह से ज़ख्मी हुआ है। हनीफा ने उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहा तो सलमान ने उन्हें रोक दिया। वो पहले ही उसकी तरफ से बहुत परेशान है, करने दो उसकी मदद। और वो बेबसी से चुप रह गए थे। सेलिना ने आगे बढ़कर उसके कमरे का खुला दरवाज़ा बजाया। वो नहीं पलटा, जानता था कि कौन होगा। वो जवाब न मिलने पर भी आगे बढ़ाई थी। वो अब सफ़ेद ड्रेस शर्ट के बटन खोले, ज़ख़म पर रुई रखे हुए था।
تکلیف کے باعث دانت جما رکھے تھے۔ اس نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے روئی لی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سیلینا کی آنکھیں ضبط کے باعث گلابی تھیں اور اس کی زخم میں ہوتی شدید جلن کے باعث۔ اس نے اسے نہیں روکا۔ معدے سے نیچے قدرے ایک طرف ایک گہرا سا زخم تھا۔ اس کے سینے پر اوپر تک سفید پٹیاں بندھی تھیں۔ وہاں محض ایک زخم نہیں تھا، بس تازہ زخم تھا جو تکلیف دے رہا تھا۔ باقی کے زخموں پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے ان زخموں سے نظریں چرائی تھیں، پھر روئی کو نرمی سے اس کے زخم پر رکھا۔ تکلیف پر وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اب وہ روئی پر دوائی لگائے اس کے زخم پر رکھ رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی گرہ ابھری۔ سیلینا کی آنکھ سے آنسو گرا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے اس کے زخم پر مرہم رکھتی جا رہی تھی۔ اب وہ ہلکا سا جھک کر اس کے زخم پر پٹی لگا رہی تھی۔ حلق میں آنسو ضبط کرنے کے باعث تکلیف ہو رہی تھی، اور پھر پٹی کم پڑنے پر وہ پلٹی اور فرسٹ ایڈ باکس سے مزید پٹی نکالنے لگی۔ جب پلٹی تو کئی آنسو رخساروں پر بالکل خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن یاسر نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا حال کر لیا تم نے اپنی آنکھوں کا؟ کیا حال کر لیا تم نے اپنی آنکھوں کا؟ درد کی شدت کے باعث آواز پھٹی پھٹی سی تھی۔ اسے جیسے اس کی آنکھیں دیکھ کر بے حد افسوس ہوا تھا۔ ٹھیک تو ہے؟ نظریں چرا کر متورم سی آواز میں کہا، ساتھ ہی گیلی سانس بھی اندر کو کھینچی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ کلائی اب تک اس کے ہاتھ میں قید تھی۔ ادھر دیکھو، نرمی سے کہا تھا۔ سیلینا نے اسے دیکھا۔ اس کی پلکیں اتنی بھیگی ہوئی تھیں کہ وہ چند پل اسے بالکل چپ ہوا دیکھتا رہا تھا۔ کیا ہوئے؟ اسی نرمی سے پوچھا۔ وہ اسے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کچھ نہیں، بے رخی سے کہہ کر وہ پھر سے پٹی کرنے کے لیے جھکنے لگی، لیکن وہ اس کی کلائی اب تک تھامے ہوئے تھا۔ وہ جھک نہیں سکی۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ حل کر دیتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولی تو آواز ہلکی سی کانپی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ پھر کیوں رو رو کر اپنی آنکھوں کا ایسا حال کر رہی ہو؟ یہ میری آنکھیں ہیں، میں چاہے جو بھی کروں ان کے ساتھ، ہٹ دھرمی سے چہرہ اٹھا کر کہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہو؟ کیا واقعی؟ وہ اس کا سوال سن کر لاجواب سی ہوئی تھی، پھر اپنی کلائی تیزی سے چھڑائی۔ شدید ناراضی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ابرو سے زخم کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ، تم رونا بند کرو۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ ہاں تکلیف تو ہو رہی ہے۔ لب سفید پڑ رہے تھے، لیکن وہ ضبط کیے اس کی باتوں کا جواب نرمی سے دے رہا تھا۔ پھر تم ایسے کیوں ایکٹ کرتے ہو جیسے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ میں ایکٹ نہیں کرتا سیلینا، مجھے ایکٹ کرنا نہیں آتا۔ پھر تم کسی کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تم اتنے ضدی، ہٹ دھرم اور بدتمیز کیوں ہو؟ آواز لرز رہی تھی، غصے سے، غم سے۔ وہ اسے بالکل خاموشی سے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے پوچھا، رو کیوں رہی ہو؟ دل چاہ رہا ہے میرا، بہت دھاڑے مار مار کر رونے کا دل چاہ رہا ہے۔ خوش؟ زخمی آواز میں پوچھا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سیلینا نے بھی اس سے کوئی مزید بات نہیں کی۔ وہ اس پر شدید غصہ تھی۔ اسی خفگی سے پٹی کرنے لگی۔ احتیاط سے پٹی لگا کر وہ سیدھی ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر اس کے پیچھے رکھی۔ کہا کچھ نہیں، وہ ناراض تھی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر کندھے پر دھرے بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ وہ بس آنکھیں اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، تحکم سے کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب وہ فرسٹ ایڈ باکس قدموں کے پاس رکھے اس کے سامنے پنجوں کے بل براجمان تھی۔ ریشمی بالوں سے ایک لٹ پھسل کر رخسار پر آ گری تھی۔ وہ اس سے بے نیاز اب اس کی جانب ہتھیلی بڑھائے ہوئے تھی۔ ہاتھ تو آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور وہ بس خفا خفا سی اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ اس نے اسی خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس نے ایک پل کو نگاہ جھکا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے۔ ہاتھ کے ساتھ کیا کیے؟ اس نے لمحے بھر کو دوسرے ہاتھ سے سر کھجایا، پھر کھنکارا۔ اسے دیکھا جو کڑے تیور لیے اس سے جواب طلب کر رہی تھی۔ واجد کو مارے؟ کچھ پل بعد ڈھٹائی سے کہا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر گری لٹ میں اس کی آنکھیں الجھنے لگی تھیں۔ بہت اچھا کیا، نارمل سے انداز میں کہا اور پھر اس کے ہاتھ پر دوائی لگی روئی رکھنے لگی۔ میرے لیے مزید اور کتنے لوگوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تنزیہ پوچھا۔ وہ اس کے رخسار پر گری لٹ کو دیکھ رہا تھا، اس لیے محب سا کہا، جتنے لوگوں کو مارنے کی ضرورت پڑی۔ تم ہمیشہ ایسے نہیں کر سکتے، خاص کر تب جب تم زخمی ہو، تب جب تمہارا زخم کھل گیا ہو، تب جب تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہو، تب جب تمہیں سب اپنا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہے ہوں، تب جب سب تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں، تب تم اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔
वो तेजी से बोलती जा रही थी, साथ चेहरा भी पीछे झटका ताकि रुखसार पर झूलती लट को पैरे धकेल सके। यासिर को लगा वो मजीद खुद को रोक नहीं पाएगी। उसने उसी खामोशी से हाथ आगे बढ़ाकर उसकी लटकान के पीछे इंतहाई नरमी से अड़सी। वो जो कहती जा रही थी एकदम साकत हुई, बेख्तियार उससे देखा। हर जानिब लम्हे भर को खामोशी सी फैल गई। ये तुम्हें तंग कर रही थी, उसने आहिस्ता से कहा, बिल्कुल मासूमियत से। वो उसे देखकर रह गई थी। खफकी समेटने लगी, साथ ही सर झटक कर उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे नहीं पूछा और तुम मुझसे बात मत करो, उसी मसरूफ़ से अंदाज में कहा तो वो बेख्तियार मुस्कुराया, उसकी जानिब देखा। बात नहीं करूं? नहीं। फिर क्या करूं? बस चुप करके बैठो। मुझ पर जुल्म करने के बाद तुम ऐसे एक्ट कैसे कर सकती हो जैसे मैंने तुम पर जुल्म किया हो? वो जानना चाहता था। मुझे मत उकसाओ कि मैं तुम्हें फिर से मारने लग जाऊं। क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम्हारे सीने पर भी जख्म है? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं मुझे? उस वक्त रोका क्यों नहीं मुझे? तुम पागल हो। तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ बताने का। एक बार कहते, एक बार कि सेलिना मुझे तकलीफ हो रही है, बस एक बार। उसकी आंखों में बेख्तियार नमी फिर से उतरने लगी थी। जब कोई दूसरा तकलीफ में हो तो अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया करते। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आइंदा इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। वो उसे देखता रहा, आंखों में तंबी लिए। वो उसे उंगली उठाकर गोया खबरदार कर रही थी। उसी पल कमरे के अध खुले दरवाजे में हनीफा और सुलमान नमूदार हुए। हो गई पट्टी? जी बाबा, हो गई। सुलमान के हाथ में पानी का गिलास था। चंद दवाइयाँ उसकी जानिब बढ़ाकर उन्होंने पानी का गिलास भी उसकी जानिब बढ़ाया था। वो अब उठकर फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर रही थी, फिर बेड की जानिब बढ़ाई, उसका लिहाफ पीछे किया। सुलमान अब उसे हल्का सा सहारा देकर बेड तक ला रहे थे। उसे जख्मों में शदीद खिंचाव महसूस हो रहा था। फिर वो बिस्तर तक आया और उसी खामोशी से लेट गया। सुलमान अब उस पर लिहाफ दुरुस्त कर रहे थे। उसे आराम की ज़रूरत थी। तुम जब तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। उनके तहक्कुम से भरपूर आवाज़ पर वो महज सर हिला कर रह गया था। वो उसी के साथ सेलिना की जाने पलटे। सेलिना, तुम भी चंद दिनों के लिए काम से छुट्टी लो। तुम दोनों को जहनी तौर पर आराम की बेहद ज़रूरत है, और अब मैं दोबारा तुम दोनों को मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ना देखूं। आखिर में संजीदगी से कहा तो सेलिना के साथ खड़े हनीफा हंस दिए। सेलिना ने सर जल्दी से इस्बात में हिलाया और यासिर ने कोफ्त से। वो बाहर की जानिब बढ़े तो हनीफा उसके बिस्तर तक चलते हुए आए। लिहाफ के ऊपर धरे उसके पट्टी में जकड़े हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्का सा थपथपाया। थैंक यू, हल्का सा कहा तो उसने सर हिलाया। अब आराम करो। वो उसी के साथ सेलिना की जानिब चले आए थे। वो उनके साथ ही दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। वो बाहर निकल गए तो उसने एक पल को पलट कर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। रुखसार पर लट अब फिर से झूलने लगी थी। उन दोनों की नज़रें मिली। उसने आंखों पर अगले ही पल बाजू रखा तो वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। लाउंज में अब हनीफा सुलमान से जाने के लिए इजाज़त तलब कर रहे थे। वो उनके साथ ही दाखिली दरवाजे तक बढ़ आई थी। उसी पल घर में अरमान दाखिल हुआ। वो वहीं दरवाजे में ठहर कर उनसे खाने के मुतल्लिक पूछ रहा था। अंदाज में हमेशा की तरह नरमी थी। हनीफा ने कहा कि वो खाना अपने घर जाकर ही खाएंगे तो उसने मज़ीद इसरार करना मुनासिब न समझा। हनीफा की मौजूदगी के बायस सेलिना उससे सायरा के मुतल्लिक बात नहीं कर सकी। वो दोनों बाहर की जानिब बढ़े तो जेब में चाबी अड़सता अंदर बढ़ाया। घर खाली पड़ा था। यकीनन सब सोने जा चुके थे। रात भी खासी गहरी हो गई थी। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो यासिर नजर आया। वो आंखों पर बाजू रखे हुए था। उसकी मौजूदगी महसूस करके लम्हे भर को बाजू आंखों से हटाया। वो अब थका थका सा चाबी, वॉलेट और मोबाइल साइड टेबल पर रख रहा था। वो बगौर चेहरा मोड़े उसे देख रहा था। कहाँ थे तुम? सायरा को घर छोड़ने गया था, सर सरी सा कहा। अंदाज की चहकार जैसे सिमटी हुई थी। वो खिलाफ तवक्को संजीदा महसूस हो रहा था। तुम उसके ड्राइवर कब बने? उसके पूछने पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। फिर एकदम बेड पर उसके साथ गिरने के से अंदाज में लेटा। यासिर ने बेसाख्ता ही अपने ज़ख्म पर हाथ रखा था। एक जब्त से भरी निगाह उस पर डाली। आराम से, ज़ख्मी हूँ मैं। अच्छा, तो तुम्हें ख्याल आ गया कि तुम ज़ख्मी हो? उसके अंदाज की गर्म जोशी मफकूद थी। आहिस्तगी से बिना किसी जोश के कहा तो वो चौंका। बगौर गर्दन मोड़े उसका चेहरा देखा। वो बस खामोशी से छत को तक रहा था। तुमने तो प्रपोज किया था ना उसे, क्या बना उसका? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। फिर किससे करना चाहती है बताओ, तोड़ देते हैं हड्डियाँ उसकी। वो हंस दिया था। किसी से भी शादी नहीं करना चाहती वो। कुछ पल बाद उसने आहिस्ता से कहा था। क्यों?
اس کے پوچھنے پر کچھ لمحات پہلے کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومے تھے۔ بستر پر دراز وہ مفلوج وجود، اس وجود کے ساتھ استیدا اس کی جانب پشت کیے سائرہ روندی ہوئی آواز میں اسے کچھ کہتی ہوئی۔ بس نہیں کرنا چاہتی، اس کے اپنے ریزنز ہیں۔ تم اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں ہو، پھر اب کیا ہوئے؟ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا، پھر کیا کر رہے ہو؟ محبت۔ اس کے جواب پر یاسر نے اسے کڑوے حلق کے ساتھ دیکھا تھا۔ ارمان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا اور پھر اس کے تاثرات دے کر دل کھول کر ہنسا۔ ہنستے ہنستے وہ پھر سے چھت کو تکنے لگا تھا۔ کچھ پل بعد ہنسی سمٹ گئی۔ اب پھر سے خاموشی حائل ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے منا لوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ گڈ فار یو۔ اب مجھے سونے دو اور اپنا محبت نامہ بند رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں پر پھر سے بازو رکھ لیا تھا۔ ارمان نے چہرہ اس کی جانب پھیر کر دیکھا۔ سیلینا سے ملاقات ہوئی؟ میں جواب نہیں دے رہا، بازو رکھی ہی بولا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں ہوئی، میں سو گیا ہوں۔ ارمان پھر سے ہنس دیا تھا۔ آخرکار اس نے پوچھنا ترک کر دیا۔ وہ جانتا تھا اب وہ اسے جواب نہیں دے گا۔ سر کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر اب وہ بالکل خاموشی سے چھت کو تک رہا تھا۔ رات کھڑکی کے پار اسی طرح قطرہ قطرہ تحلیل ہو رہی تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں۔ حنیفہ نے بتا دیا ہے کہ میں ہی اس کا فادر ہوں اور یہ تو اچھا خاصا رچ ہے، تو اپنی بیٹی کو اسٹرگل کرتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ ریزن تھی نا اس کی کہ اب میں اس کی زندگی میں آ جاؤں، جب میں پہلے نہیں تھا تو اب میں نہیں آ سکتا، کس منہ سے آؤں، اور اب وہ جب خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے تو میں آ جاؤں۔ یہ ریزنز تھی نا۔ اور سیلینا نے بہت جلدی معاف کر دیا ہے، جیسے کہ میں ہر دفعہ ہی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ یہ ناول بہت تیز آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ اچھی بھی چیز ہے۔ اچھی یہ چیز ہے کہ ڈریگ نہیں ہو رہا نا، خواہ مخواہ منظر نگاری۔ اور اچھا تھا یاسر ہاسپٹل سے آ گیا اور واجد کو ڈنڈے پڑے ہیں جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اور ہاں، سائرہ کی مجبوری، یار اس کی تو واقعی جینوئن ریزن ہے، ایسے بندہ کیا کرے۔ سلمان فادر ہیں ارمان کے، واجد کے فادر سیلینا کی مدر کو پسند کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح ہے بھائی، اتنے سارے راز ایسے ہی خواہ مخواہ کھل گئے۔ ابھی اور کتنے راز ہوں گے، اور وہ واجد نہیں ہے اور وہ سائیکیٹرسٹ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی ہوگا پھر جو ہے سیریل کلر سائیکوپیتھ۔ ٹھیک ہے جی، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔